नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण शिक्षण शास्त्र की क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और मैं ये भी आशा करता हूँ आप इस मेरे सारे यूट्यूब पे जितने भी वीडियो आप एक वन बाई वन करके देखते जाइएगा। 10-10 क्वेश्चनों की मेरी क्लास यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको। फेसबुक पेज पर सारी क्लासें लाइव होती रहती हैं मेरी। और इसमें अपन चलो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। क्या दिया हुआ, देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है, ये ऑप्शन को अपने देखना है। सबसे पहला ऑप्शन देखो बोर्ड पर, पहला ऑप्शन आ दिया हुआ है। ये नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, या वह नींबू का घनत्व पानी में कम हो जाता है, या नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। ये बेसिकली देखा जाए तो पर्यावरण पेडागोजी से संबंधित ना होकर ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो नींबू साधारण पानी में तो डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। ऐसा क्यों होता है? पहला ऑप्शन है नींबू का घनत्व नमक पानी से अधिक हो जाता है। ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है, ये गलत है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है, ये भी गलत है। नमकीन पानी का घनत्व क्या होता है, साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नमकीन पानी का घनत्व क्या होता है, साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नींबू का पानी उसमें क्या होता है, तैरता रहता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना आंसर को देखेंगे। और तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सब वाला आंसर सही हो जाएगा। तो अपन सबको टिक करते हैं। देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, सब वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त की जांच द्वारा किसी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। देखो, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। कौन सा टेस्ट किया जाता है जिसकी जांच के द्वारा उपस्थिति से अपन मलेरिया की पहचान करते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से, या लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से, या रक्त के क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाओं में रक्त के मच्छर के लार्वे। मैं इसके रोग संबंधित मेरी कम से कम 7-8 क्लासें में जितने डिसीजेज या रोग से संबंधित मेरी क्लासें थ्योरेटिकल प्लस ऑब्जेक्ट टाइम मैंने बहुत अच्छी तरह से कराई है। उसमें सारा बहुत डिटेल में मैंने बताया। आप यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, जो रेड कलर की मेरी पट्टी चल रही है वहाँ मेरा यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में जो यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हुआ है मैथ्स बाय ER मुकेश कुमार, वहाँ पर जाके सर्च कीजिएगा। वहाँ पर बहुत अच्छी क्लास मैंने डाली हुई है, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ाया हुआ है इसके बारे में। उस क्लास को ज़रूर एक बार पढ़िएगा, देखिएगा। तो देखो इसका क्या, लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, जिससे अपने मलेरिया की पहचान होती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनकी विश्लेषण करने के लिए, या कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, या सब बच्चों को स्वयं सीखने हेतु योग्य बनाने और अपलोड कौशलों को पैना करने के लिए, या उच्च कक्षाओं में क्या किया जाना है उसका अनुकरण करने के लिए। कौन सा आंसर सही है वो चेक करना है अपन को। कौन सा आंसर सही है, 23 को देखो। कौन सा आंसर सही है इसमें हम पर आंसर सही हो जाएगा सब वाला। बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए होता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना, सब। देखो अगला क्वेश्चन है 24, बोर्ड पर दिखा दिया मैंने, आप इसको ध्यान से पढ़ो। कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। इसमें से 300 उद्देश्य हैं लेकिन एक उद्देश्य नहीं है, वो कौन सा है उसी को अपन को पहचानना, वही अपना आंसर होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। आप इन 4 ऑप्शन को दिए, कमेंट्स बॉक्स में जल्दी फास्ट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स बॉक्स को देख रहा हूँ किसका आंसर सही आ रहा है। तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना,
क्या पहेलियाँ शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्या ये उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य है? पहले तो ये कर लेते हैं। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना एक उद्देश्य है, और सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना ये भी उद्देश्य है। बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना ये भी एक उद्देश्य है। बच्चों में तर्कणा यानी तर्क शक्ति, लॉजिकल शक्ति, लॉजिक विकसित करना, लॉजिक शक्ति का, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना ये भी उद्देश्य है। तो अपना कौन सा उद्देश्य नहीं है आपको पता ही चल गया होगा आंसर तो अब, कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमण करना, उन्हें भ्रम का आनंद उठा देना ये अपना उद्देश्य नहीं है। तो अपना ये आंसर ये है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। देखो, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए अर्धवार्षिक और वर्षांत परीक्षाएं। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य देना चाहिए। क्या शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों में बांटना, या प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्रक में दर्ज करना? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। कौन सा आंसर इसमें सही है? तो देखो, इसका प्राथमिक स्तर में क्या शामिल करना चाहिए? अपना ये आंसर है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों में क्या होना चाहिए? बांटना चाहिए। ये अपना आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल करता है। क्या करता है? अ, शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। ब, शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों की पहचान। स, शिक्षण में कमियों की पहचान करना। द, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल करना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन है आप देखिएगा। क्या शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग, या शिक्षार्थियों को अधिगम रिक्तियों की पहचान, या शिक्षण में कमियों की पहचान, या शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ाने के लिए? आंसर कौन सा सही है? पर आंसर की तरफ चलते हैं। अब 10 सेकंड का समय आप सोचिएगा। तो अपना आंसर होगा अब वाला, शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग शामिल नहीं करता है। पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन में शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है। तो ये अपना आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, बोर्ड पर देखो, इसको ध्यान से पढ़ो। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? क्या चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने के लिए अनुमति नहीं देंगे? या चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाने के लिए अनुमति नहीं देंगे? या चिड़ियाघर में जिन जानवरों को भी देखने हैं उनकी फ़ोटो एकत्र करने के लिए अनुमति नहीं देंगे? या चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना अनुमति नहीं देंगे? तो आप कौन सी चीज़ को अनुमति नहीं देंगे? तो देखो, सबसे अनुमति कौन कौन सी अनुमति देंगे वो देख लेते हैं। चिड़ियाघर में उन्हें जो देखा उसको चित्र बनाने के लिए उसके ड्राइंग कॉपी के साथ ले जाना, इसकी अनुमति तो देंगे, अपन देंगे ना। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को भी देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्र करने के लिए भी अनुमति दे सकते हैं, ये भी सही है। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों कौन सा भोजन खाते हैं ये भी अपन पता लगाने के लिए अनुमति देंगे, लेकिन अनुमति नहीं देंगे चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने के लिए कोई अनुमति नहीं देंगे। ये अपना आंसर सही है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के, देखो बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए
देखो, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन, यानी देखो बच्चों को क्या विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करना चाहिए, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। लघु फिल्म दिखाकर खाना पकाने से संभावित ईंधनों के प्रकारों पर चर्चा करें, या चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित करना है, या बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहना है। तो किस तरह इसको परिचित द्वारा करा सकता है ईंधनों के बारे में, कौन सी युक्ति उसने बताइए, चारों में से कौन सी युक्ति सही है। आपको 10 सेकंड का समय है, आप सही बताइएगा। तो देखो, सबसे अच्छी युक्ति ये है कि लघु फिल्म, जो छोटी छोटी लघु फिल्म रहती हैं उन्हें दिखाएंगे, उसमें खाना पकाने के सारे तरीके को बताएंगे और संभावित ईंधनों के प्रकारों पर कौन कौन से संभावित ईंधन जो दिए हुए हैं उनके बारे में उस पर चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों को लघु फिल्म में दिखाएंगे। तो ये परिचित कराने क्या करें, सबसे अच्छा तरीका है ये वाला। अपना आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, दह ग्लोब और स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणना का उपयोग करने की योग्यता। कौन सा आंसर सही है अपना? 10 सेकंड का समय है आपको। मानचित्र, देखो ये वैसे तो मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, क्या है? अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, या स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, या ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, दह ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणना का उपयोग करने की योग्यता। तो अपना देखो, पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल क्या है? स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, क्या है? स्थान, दूरी और दिशाओं को पढ़ाया जाता है मानचित्र में, तो कौशल में शामिल है। तो ये अपना आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 30 वाला। क्वेश्चन को देखो, दत्त कार्य के संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य के बारे में कौन सा कथन सही है वो पता करना है अपन को। दत्त कार्य से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखो बोर्ड पर डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ब ऑप्शन है, दत्त कार्य अभिभावकों भाई बहनों द्वारा अपनी क्षमताओं के अनुसार किया जा सकता है। और स है अपना, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कार्य और फिर गृह कार्य देने की आवश्यकता है। और दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य यानी इसको क्या बोलते हैं? दत्त कार्य को बोलते हैं असाइनमेंट। ASSIGN में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, AAA, लेकिन ASSIGNMENT असाइनमेंट की ये स्पेलिंग होती है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो दत्त कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ये अपना आंसर सही है या गलत है उसका पता करो। तो 10 सेकंड का समय है आपके लिए। कौन सा आंसर सही है वो आपको पता करो। कौन सा आंसर है इसमें? मैं आंसर की तरफ चलना जा रहा हूँ। अपना आंसर है कमेंट्स बॉक्स में जल्दी लिखिएगा, टाइप कीजिएगा, तो अपना इसका आंसर सही हो जाएगा। अब वाला ही सही हो जाएगा। ये अब मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने 30 क्वेश्चंस को किए थे आज। अगली क्लास में अपन फिर क्वेश्चनों को करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन हो गए। अपने 10 क्वेश्चनों की ये क्लास हैं, बहुत सारी क्लास हैं, अपनी टारगेट रहेगा और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें बहुत सारे अपने क्वेश्चनों का कलेक्शन किए। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, ये मेरा एक प्रयास रहेगा। और जितने पॉसिबल संभव हो सकते हैं वो क्वेश्चन को अपने यहाँ टेस्ट सीरीज समझ लो, इसको टेस्ट के रूप में अपन क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप जितनी मेरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं आपको फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर आप सभी को देखिएगा।
वहाँ पर फेसबुक पेज को मेरे को फॉलो लाइक कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।